ये सो मोटो किस बला का नाम है? आपका काम क्या है सो मोटो का? आप अपनी जुडिशरी पे तवज्जो दे। जनाब वाला, मैंने एक शख्स को, सईद उल हक नामी शख्स को 28 साल बाद पहली मरतबा अदालत में पेश करा है और 10 साल बाद, 38 साल बाद मैंने उनको बरी करा है। तो मुझे माजद जायजा साहबा पूछ रहे, आप वकीलों कहाँ गए? मैंने कहा जनाब ये सब्जी मंडी रोड कराची में जा रहा था, पुलिस वालों ने पकड़ को जेल में डाला। आपका जुडिशल सिस्टम यह है। एक बच्ची जो कि 23 साल पहले अस्पताल में गायब हो गई, बदल गया, नर्सों ने बदला दिया, 23 साल केस चलता रहा। जब मेरे पास 6 महीने पहले वो केस आया और मैंने कहा जनाब आला ये असल वालिदैन है, DNA टेस्ट भी हो चुके हैं आगा खान अस्पताल से, तो मुझे उस जज साहब ने बोला कि जनाब बच्ची तो अभी 18 साल से ऊपर हो गई है, हम अगर फैसला दे भी दे तो बच्ची आपके हवाले नहीं कर सकते। बच्चे के वालिदैन ने कहा कि हमने 4 मकानात बेचे, वकीलों के फीस दिए, मगर इंसाफ फिर भी नहीं मिला, इस वजह से कि बच्ची बालिग हो चुकी थी, फैसला हमारे हक में आ गया था 23 साल बाद, मगर बच्ची हवाले नहीं कर सका। यह है आपका जुडिशल सिस्टम। और फिर बेंच फिक्सिंग, सद के जाओ, माजी में तुम बेंच फिक्सिंग होते थे, आजकल बेंच फिक्सिंग हो गए। ये बेंच फिक्सिंग किसके लिए है जरा बताया आपको? मेरे शहीद का जुल्फकार अली भुट्टो को आपने जाली मुकदमे में हमसे अलग कर दिया और फिर आसिफ अली जरदारी ने जब रेफरेंस दाखिल किए आपके कौन सी अलमारी में गुम हो गया, वो जरा झंझोड़ ले उसको भी। इमरान खान को तो आप 2 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, कल आ जाओ। जाली दस्तखत इस शख्स के पकड़े जाता है, फिर भी दिल है पाकिस्तानी, जाए लाडले आप जाओ, घर जाओ। और हाजिरी लगाई जाती है तो अदालत के गेट पे। जनाब स्पीकर, मैं आपको पिछले महीने का हवाला दे रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं। मेरे एक बच्चे के कत्ल में जो मैं मुद्दई की तरफ से था, मैंने जब SHO के खिलाफ FIR काट दिए, काटने के बाद हाई कोर्ट ने उसकी तमाम, यानी इतना मजबूत केस, तमाम केस की तमाम तफसीलात के बावजूद बेल दे दिए। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है तो मुझे पहली पेशी में तारीख दिए 3 तारीख, उसके बाद में पता चला 2 तारीख लगाई दिया गया। मैं सुबह सुबह भागता हूँ, जब मैं गया हूँ, यकीनन शेव भी करना पड़ता है, अगर शेव बड़ी हो तब भी वकील बदतमीज, कपड़े भी सही नहीं पहने हो तब भी वकील बदतमीज, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कहाँ है वो कानून 204 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का? चपरासी से लेके जज तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है कोई एप्लीकेबल? वकील के शक्ल पसंद नहीं है, सालिल के शक्ल पसंद नहीं है तो आउट। आपको कौन आउट करेगा? आप इस मुल्क में क्या बन के बैठे हुए? पार्लियामान नहीं है यहाँ पे। आज हमने फैसला करना है कि सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम में ये पार्लियामान है, अदालत हम ही फैसले बनाते हैं, हम ही कानून बनाते हैं। और फिर पाकिस्तान की तारीख में आसिफ अली जरदारी साहब का भी एक केस, बैंक कराची में, मुलाजमीन कराची में, मुलजिमान कराची में, इल्जाम कराची में, अदालत पिंडी में। ये पिंडी में ऐसा क्या है? ये जो सारे अदालतें पिंडी में लगती है, ये पिंडी में अदालत लगाने के बाद आपने क्या लगा लिया आपने? और फिर मैं जनाबी वाला 10 साल गवर्नर के साथ जेल कमेटी का मैं मेंबर रहा हूं। जेल मैनुअल के मुताबिक कोई जज भी ऑर्डर कर देंगे तो 6 बजे के बाद कोई मुलजिम जो ना वो जेल में आप नहीं डाल सकते हो। अदी फरियाल अस्पताल में दाखिल थी, घसीट के इमरान नियाजी की हुकूमत ने जेल में डाला। जनाब स्पीकर, में बात कर रहा था भुट्टो शहीद की, आसिफ अली जरदारी साहब की, अदी फरियाल के केसेस का, और ज़रा एक नज़र मियाँ नवाज शरीफ साहब की केसेस के ऊपर। जिस केस में वो बरी हुआ उसी में नायल, जिस केस में जिस जज ने उसको सजा दी उसकी वीडियो पूरा ढोल तमाशे के साथ, जिस जज की वीडियो सामने आ जाए कि वो करप्शन और हर चीज में मुलव्वस, उसकी कानूनी क्या हैसियत है उस मुकदमे की? यानी मैं मिसाल यूं दे रहा हूं कि अगर एक थानेदार आपके साथ जाती दुश्मनी जुल्म पे उतरा है तो उसकी FIR की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है, मगर उस केस में नवाज शरीफ साहब को भी इस वक्त उस चीज़ों का नाइली का सामना कर रहा है। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, 3.5 साल लगे मुझे जनाब आला फैसल वाडा को नाइल करने के लिए, और फिर उसके बाद कौमी असम्बली से उसकी सीट छीना। जब सेनेट की सीट आ गई है तो सेनेट के सीट में मैंने जब जजेस हजरात के कमेंट्स देखे, मैंने वो हो ये तो जेल से नहीं बच सकता है, नाली दूर की बात है। और उसके बाद मेरी कमेटी का इजलास था, मैं फारूक नाइक साहब का मैंने कहा मैं आपके आर्गूमेंट्स अडॉप्ट करता हूँ। शाम में फैसल वाडा वो भी हाइल भी हो गया, सेनेट की सीट भी बहाल हो गई है।
तो पता चला कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा फारूक नायक साहब ग्रेस दिखा दे, बेटे तशरीफ रखे। ओ भैया आप भी ग्रेस दिखा दे पार्लियामेंट के ऊपर, आप भी ग्रेस दिखा दे अपनी इंसाफ के ऊपर, आप भी ग्रेस दिखा दे पाकिस्तानी आवाम के ऊपर, इंसाफ दे। लाखों की तादाद में लोग इंसाफ के मुंतजर है। और फिर मैं 2 साल पहले जब हमारे पार्लियामेंटेरियन वुमेन कॉकस, हमारे अरकान पार्लियामेंट जब नेब कोर्ट में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ जा रहे थे, तो यहां पे उनके ऊपर वाटर कैनन और पानी और कितने ज़्यादा कोट की, मेरी बहन शायदा रिमानी बैठी हुई है और बहुत सारे हमारे मेंबरान। वक्त आ गया जनाब आली 184(3) ये डिक्टेटर का, ये उसका क्या कहते हैं उसका, डिक्टेटरों का, ये गास्पों का, और ये उन लोगों का ये एक सेक्शन है, इसको फौरी तौर पे तब्दील करके, जहां एक केस में 184(3) में इंसाफ नहीं है तो कौन सा इंसाफ है, अपील ही नहीं है तो कौन सा इंसाफ है। आप मुझे बता दो कि आप जो मर्जी सो मुठो लो, भैया आपका अपना काम है करो, पार्लियामेंट को अपना काम करने दो और इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दो। जब मुल्क की ये हालत है, आपके 100 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को चाहिए। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं मेरी तनख्वाह से काटो, भैया आपकी तनख्वाह की जरूरत नहीं है, आपने जितनी माल, आपने जो चीज करना था सब पता है सबको। इससे पहले साकिब निसार किधर गए हो बाबा डैम, 14 अरब रुपए में ये करूं। मैं कोर्ट में बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कराची रजिस्ट्रेट में, जो मुलजिम आता था डैम में पैसे दे दो। मलिक रियाज साहब आया तो उनको बोला 1000 अरब दो, उसने बोला 1000 तो मैंने देखे भी नहीं है, चल 500 दो। तो मेरे साथ वकील बैठे, मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट है या स्टेट एजेंसी है? आपने सुप्रीम कोर्ट को स्टेट एजेंसी बना लिए, आपने डैम के नाम पे पैसे बना के, वो कहां गए वो पैसे? और फिर साथ जनाब आलम में एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि वक्त आ गया कि नसीम हसन शाह का, साकिब निसार का और इफ्तिखार चौधरी का और मौजूदा चीफ जस्टिस अता बंदियाल का, इनके सारे तनख्वाह इसकी मरात अरकान कौमी असम्बली, अरकान सेनेट के बराबर किया जाए, क्योंकि हम कानून साजी कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ वकीलों को, सालिहीन को बेइज्जत कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। वक्त आ गया आज पार्लियामान खड़े हो जाए सारे, सबके सब सामने, ऐसी जुडिशियल अफसरान में सबकी बात नहीं करो, अच्छे लोग मौजूद है जुडिशरी में, उनके सामने खड़े हो जाओ। राना सल्लल्लाह ने तो कहा या तो मैं होंगे या पीटीआई होंगे, राना सल्लल्लाह आ जाओ आज को, या तो मैं होंगे या जुडिशरी होगी, या पार्लियामान होंगे या जुडिशरी होगी। मैं बात करो इंसाफ की, इंसाफ आप नहीं देंगे, पार्लियामेंट को अपना एक्शन लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट को बिल लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट को इनका मुआसरा करना पड़ेगा। आप चीफ जस्टिस हो गए, आप अपने जजेस आपकी परवाह नहीं करें, आप जिस बेंच को, जिस जजेस को आप निकाल रहे, जिसके ऊपर एतराज था, उसको आप कौन से कानून के तहत, कौन सा अखलाकियात के तहत आप बेंच पे ले रहे हो, और फिर कहते हो मैं इंसाफ दूंगा। इंसाफ आप किसको दे रहे हो? उस लाडले को? इंसाफ उस शख्स को दे रहे हो? या तो आप डर गए, या तो आपका पूरा घराना तहरीक इंसाफ का है। मैं आपको बता दूं पूरा का पूरा घराना तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, इन बास जजों का। लेकिन आप क्या समझ रहे हो इस मुल्क के साथ? क्या तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क के साथ जो खेला साइफर के नाम पे, क्या आप तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने जो IMF के नाम पे और 3 इनके गद्दारों का ऑडियो टेप आ गया, क्या तहरीक इंसाफ ने सीपैक बंद करा है? क्या तहरीक इंसाफ ने पूरे मगरब से आप कह रहे हैं? आज मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब अगर शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके GSP प्लस के लिए जहां 16,000 अरब रुपए हमें मिल रहे यूरोप से सब्सिडी के नाम पे, आप उसको सबूताज कर रहे हो, आप उसको खत्म कर रहे हो। तो जनाब आला मेरी आखिरी गुजारिश है, पार्लियामान को आज फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे, इसी तरह न आप कल इस सीट पे बैठे होंगे, न मैं इस पे बैठूंगा, ये अपने मजे करते रहेंगे और ये आप हमारे सर को भी करते रहेंगे। आज फैसला करना पड़ेगा। थैंक यू।